हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विलयन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूशन, इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। यानी कि हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को समझेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये न्यू सिलेबस पर आधारित ये क्वेश्चन है, जो नया सिलेबस आपका जारी हुआ है 30% कट ऑफ के साथ, उससे ये आधारित क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए तैयार हो जाएं। मैं इन क्वेश्चंस को आपको चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलयन चैप्टर में एक टॉपिक जो आपका आता है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। जैसे आगे के जो टॉपिक है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज हम जानेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्रासरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, इसका पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर इस चित्र के साथ इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, अर्धपारगम झिल्ली जो होती है ये सतत सीट या फिल्म होती है। यानी कि जो अर्धपारगम झिल्ली होती है ये एक सीट की तरह होती है, या फिर इसे आप फिल्म भी कह सकते हैं। ठीक है, एक फिल्म की तरह होती है जिनमें अति सूक्ष्मदर्शीय छिद्रों का एक नेटवर्क होता है, जिसमें जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी कि होल्स होते हैं, और उन छोटे छोटे छिद्रों से बहुत सारे छिद्र मिलकर एक नेटवर्क की तरह, जाल की तरह बनाते हैं। तो क्या होता है, यही अर्धपारगम झिल्ली कुछ इस प्रकार की बनी होती है। ठीक है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली जो है एक फिल्म की तरह, सीट की तरह होती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र का जो है एक नेटवर्क बना रहता है। देखिए आगे क्या होता है, कुछ विलायक, अब विलायक मैंने आपको बताया जैसे जल हो गया। ठीक है, जिसमें जो है विलायक जो होता है, ये विलायक और विलेय जो होता है ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणु इन छिद्रों से नहीं गुजर पाते। यानी कि सिंपली हम बात करें तो अर्धपारगम झिल्ली एक सीट या फिल्म की तरह होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और बहुत सारे छिद्र मिलकर एक नेटवर्क की तरह बना लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, विलायक जो होता है, इसमें जो विलायक होते हैं जैसे जल, ये आसानी से अर्धपारगम झिल्ली को पार कर देते हैं, लेकिन जो विलेय के कण होते हैं ये आसानी से अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते। इसी को हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। जैसे हम इस चित्र की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये एक बर्तन है, पात्र है। ठीक है, इसमें है क्या, ये जो आपका ब्लैक कलर से है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लैक कलर से जो है इसे मैंने माना है विलायक। ठीक है, और ये जो आपका ग्रीन कलर से है, छोटे छोटे, ये जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, इस साइज के, इसको हमने माना है विलेय। विलेय, ठीक है। अब देखिए, विलेय और विलायक उपस्थित हैं। मैंने आपको बताया कि विलायक तो इस, और ये आपका क्या है, ये जो बीच में है यही है आपका अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो लिख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। अब मैंने आपको बताया कि अर्धपारगम झिल्ली से जो है विलायक आसानी से आर पार चले जाते हैं, लेकिन विलेय नहीं जाता। तो ये एक बर्तन है जिसमें एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, इस साइड में आपका विलेय और विलायक है। विलायक के कण जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और विलेय के कण जो है बड़े हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण तो आर पार चले जाते हैं, जैसे जो छोटे छोटे कण हैं ये आर पार आ चुके हैं। ठीक है, इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर इनका प्रवाह यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कण हैं विलेय के, ये जो है इस झिल्ली से पार नहीं जा पाते क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली जो होती है ये एक सतत सीट की तरह होती है, जैसे यहाँ पर सीट की तरह है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए, इसमें छिद्र बने हुए हैं। इसमें विलायक तो आसानी से जा सकता है आर पार, लेकिन विलेय जो है अर्धपारगम झिल्ली से होकर बाहर नहीं जा सकता। तो इसी को हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, और अब इसके बाद में हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। जो वाष्प दाब होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी ताप पर, यानी कि एक पार्टिकुलर ताप है, टेम्परेचर है, ठीक है,
उसकी तथा किसी ताप पर द्रव तथा उसकी द्रव क्या, जैसे जल ले लीजिए, ठीक है, एक द्रव है, तो द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें द्रव तथा उसकी वाष्प में, मान लीजिए थोड़ा आपने ताप दिया द्रव को तो द्रव से वाष्प निकलेगा, ठीक है, तो द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य अगर साम्य अवस्था में बात की जाए तो जो जब वो वाष्प निकलता है टेम्परेचर के कारण, तो जो वाष्प निकलता है उस वाष्प का जो दाब होता है उसी को हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। तो किसी ताप पर द्रव तथा उसकी, यानी कि थोड़ा सा आपने ताप लिया जिससे द्रव जो है थोड़ा सा गर्म हुआ, ठीक है, उससे वाष्प निकली, अब वाष्प द्वारा जो दाब लगता है उसी को हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ चुका होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेनरी स्थिरांक KH, ठीक है, हेनरी स्थिरांक को KH से प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि हेनरी स्थिरांक KH का क्या अभिप्राय है, क्या है हेनरी स्थिरांक KH, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा इसका आंसर आप लोगों को समझना है कि जो हेनरी का नियम दिया गया था वो किसी गैस की द्रव में विलयता पर आधारित नियम था, यानी कि कोई गैस किसी द्रव में किस प्रकार से घुलती है उसी पर आधारित हेनरी का नियम था। तो हेनरी का नियम भी कुछ इसी से रिलेटेड होगा। तो देखिए हेनरी स्थिरांक, तो हेनरी स्थिरांक KH का मान जितना अधिक होता है, ठीक है, द्रव में गैस की विलयता उतनी ही कम होती है, यानी कि जो हेनरी का नियम दिया गया था वो किसी गैस की द्रव में विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो देखिए हेनरी स्थिरांक KH का मान जितना आप अधिक करेंगे द्रव में गैस की विलयता, यानी कि द्रव जो है उसमें गैस कितना घुलेगा वो जो है उसकी विलयता उतनी ही कम होती है, यानी कि हेनरी स्थिरांक जो है इसका मान आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा गैस जो है वो द्रव में उतना ही कम घुलेगी, ठीक है। अगर हेनरी स्थिरांक का मान आप कम करेंगे तो गैस द्रव में बहुत अधिक घुलेगी, समझ में आया। तो ये आप लोग इसके बीच में रिलेशन को याद रखिएगा। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम समझ लेते हैं अपना चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, क्यों, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वे गर्म जल, ठीक है, गर्म जल की अपेक्षा वे ठंड जल में अधिक सुरक्षित होते हैं, क्यों। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, यानी कि गर्म जल में अगर जलीय जीव ज़्यादा सुरक्षित होंगे या ठंडे जल में, तो इसका सीधा आंसर होगा ठंडे जल में। अब क्यों होंगे तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, देखिए जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में कमी से बढ़ती है, यानी कि जल में आपको पता होगा H2O, तो जल में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, O पाया जाता है, O है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में कमी से बढ़ती है, यानी कि अगर जल का ताप, ठीक है, अगर जल का ताप आप क्या करेंगे अधिक कर देंगे, जल का ताप अधिक कर देंगे तो जो आपकी विलयता होगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो जल में होगा वो कम विलय होगा, ठीक है। यानी कि अगर जब जल आप ताप अधिक कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन जो है जलीय जीव को नहीं मिल पाएगा। तो देखिए जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में कमी से बढ़ती है, यानी कि अगर आप ताप देते हैं तो जो जल से ऑक्सीजन है वो भाप बनकर उड़ जाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो जल में कम विलय रहते हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटने लगते हैं, बॉन्ड। तो देखिए अतः कम ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जब आप ताप कम रहेगा तो जल ठंडा रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी, क्योंकि जब आप गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। अगर वो जल ठंडा है, उसे गर्म आपने नहीं किया है, तो जो ऑक्सीजन है वो जल में विलय रहेगा, ठीक है। तो कम ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, यानी कि जो गर्म जल होता है, सिंपली मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपका है गर्म जल। तो जब आप गर्म करेंगे जल को तो इसका जो वाष्प है वो बाहर निकलेगा, वाष्प में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, ठीक है। तो गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। और जैसे ठंडा जल अगर है तो ठंडा जल गर्म तो आपने किया नहीं है कि वाष्प निकलेगा, तो उसमें जो भी ऑक्सीजन होगा वो ठंडे जल में विलय होगा, उसी में घुला होगा, ठीक है। तो इसमें ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अधिक होगी ठंडे जल में, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ठंडे जल में अधिक होगी तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जिस जल में रहेगा जलीय जीव उस जल में उतना ही ज़्यादा सहज या सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो गर्म जल यही कारण है कि गर्म जल में जलीय जीव
ठंडे जल की अपेक्षा कम जो है सुरक्षित होते हैं, यानी कि ठंडे जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सुरक्षित क्यों रहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 4 क्वेश्चन। अगर आपको और भी टॉपिक या फिर और भी लेसन पर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने 4 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए थे जो कि आपको समझाने के लिए इस चैप्टर का जो है सारांश। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।